Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो पे जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हार्दिक। बेसिकली हार्दिक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हार्दिक ने इतनी सारी रिकमेंडेशन मेरे वीडियो पे डाल दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं ऑलरेडी काम को लेके बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। मुझे घर को संभालना होता है, मेरी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर स्टफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव। मुझे वो करना होता है। एनीवे, थैंक यू हार्दिक इस वीडियो को रिकमेंड करने के लिए। तो मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। इस वीडियो का नाम है 7 लेसन लर्न फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री बाय अभिजीत चावड़ा, जो कि बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। इनकी मैंने आई थिंक 2 वीडियो पे मैंने बनाया है। एक बनाया था इंडियन हिस्ट्री, 10 इंडियन हिस्ट्री, बहुत अच्छी वीडियो थी, आई लव्ड इट। जहाँ पे उन्होंने खिलजी के बारे में बताया, नालंदा के बारे में बताया, जिप्सी के बारे में बताया एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आप जाना चाहो तो आप जाके देख सकते हो। अगर मेरे लिंक पे नहीं तो कम से कम उनकी चैनल पे आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको एक बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो जो कि और भी बहुत अच्छा है तो आप इस मेरी वीडियो को जाके देख सकते हो। ऑलराइट, मैं एक और बात आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि जब आप वीडियो के बीच में बोलते हो तो क्या होता है ना कि आपकी आवाज़ ओवरलैप कर जाती है, तो ना ही आपका ओपिनियन उतना अच्छा सुनाई देता है और ना ही अम, हम आप जो है वीडियो की कुछ अच्छी बातें मिस कर जाते हो। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। आई टोटली एग्री ऑन दैट, बट द प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आईपैड से रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास एक आईपैड है जो कि मैं ऑफिस के लिए तो यूज़ करता ही हूँ, पर मैं वो अपने रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ और मैं अपने फ़ोन को मैं साइड में करके मैं वहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि मैं रिकॉर्डिंग को रखूँगा, उसको पॉज करूँगा और फिर जितनी बार मैं पॉज करके अपना ओपिनियन दूंगा तो वीडियो बहुत मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है, उतना समय नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक रिसर्च लाइन में काम करता हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी का टाइम नहीं होता है। तो जो भी मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो वैसी चाहिए जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर या लैपटॉप में करना इजी होता है, पर आई थिंक जो मेरे पास एक्सेसरीज़ है उसमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी परेशानी को समझ गए होंगे। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जिस तरीके से मैं थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग को एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा ओपिनियन और एक अच्छा रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद उस पॉजिटिविटी के साथ आप मुझे फीडबैक देंगे और मैं इसी चीज़ की उम्मीद करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपके आपके लेवल पे स्टैंड नहीं करती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ और यही बोलूँगा कि आप जो है और भी वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन और आपको एक से एक वीडियो अच्छी मिल जाएगी, प्रोफेशनल वीडियोस। ठीक है, but if you ever want to watch my videos you can always come back to my channel, which is my name Atif Iqbal, and always watch my videos. Or if you don't want to watch my videos you can always skip to the end and hear my opinion about that video, and I'm pretty sure you're gonna love that. Alright, तो चले फिर इस वीडियो को देखते हैं, द जयपुर डायलॉग्स। आई होप कि ये वीडियो अच्छी हो। मैंने ये काफ़ी लंबी वीडियो थी तो मैंने इसको शॉर्ट करके जो है मैंने 30 मिनट का कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं और मैं देखता हूँ कैसा लगेगा मुझे, और मैं आपको बीच में अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा और वीडियो के एंड होने पे मैं आपको एक ब्रीफ समरी बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। इतिहास जिसने नहीं सीखा उसे इतिहास दोहराना पड़ जाता है। ये बहुत पुराना एक स्टेटमेंट है, कहावत है, एक ट्रूइज्म है, लेकिन सदैव सत्य है। ये एक चिरातन सत्य है, चिरंतन सत्य है। और आज इसी के बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक है, कंट्रीब्यूशन का लिंक है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक है।
बाय द वे ये स्मूथी है, मैं स्मूथी पी रहा हूँ जस्ट टू मेंटेन माय डाइट। अभी चावड़ा। आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिजीत चावड़ा जी का एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ मैं आई लाइक हिम, ही इज अ वेरी नाइस गाय। और सबसे पुराने स्पीकर्स में से हैं। आप लोगों को शायद ध्यान हो तब इनके बाल बड़े बड़े हुआ करते थे शायद। नहीं हमारे यहाँ आए थे तब तो बाल छोटे हुए थे बाल, लेकिन उसके इनकी एक ट्विटर अकाउंट होता था क्या, इंडियन इंटरेस्ट। जी जब मैंने इनको पहली बार देखा तो मैं सरप्राइज हो गया। मैं कहा आपका फोटो तो कुछ और दिखता था, कुछ और था। बाल और भी लंबे हैं, देखिए इधर है। मेरे बाल भी लंबे हैं सर। घर की खेती ये तो चलता है। तो अभिजीत जी, मैं भी लगा रहा था। इतिहास में बहुत अधिक इंटरेस्ट है, बहुत अधिक रुचि है और आपने अपने चैनल पे भी इसमें बहुत सारे शोज किए हैं। तो ये कौन सी 7 शिक्षाएं हैं, 7 लेसन्स, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं भारतीय इतिहास से? 10,000 वर्ष का जो भारतीय इतिहास है उसमें से ये कौन से 7 अमूल्य लेसन्स, अमूल्य शिक्षाएं हैं? जी 7 लेसन्स में देना चाहूंगा पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री से। 10 पहला लेसन है कि एक्सपर्ट्स को मत ट्रस्ट कीजिए। एक्सपर्ट्स काफी जगह पे गलत हो सकते हैं और ये इतिहास दिखाता है हमें। दूसरा लेसन है कि आपको अपना हिस्ट्री सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जान नहीं पाएंगे कि आप कौन है और आपके पूर्वज कितने महान थे, आपका देश कितना महान था। तीसरी बात है कि वॉर इनएविटेबल है, वॉर होता ही रहता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है हिस्ट्री का। युद्ध जो कहते हैं मिलिट्री वॉरफेयर, ये होता ही रहता है। इतिहास का ये एक अटूट अंग है। ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 4 है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप में वो सक्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और 5वां लेसन है कि ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़े आदमी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये 5वां लेसन है। लेसन नंबर 6 है कि बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य, एम्पायर्स हमेशा बिखरते हैं इवेंचुअली, क्योंकि उनका सक्सेशन प्लान अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो गलत आदमी को राजा बना देते हैं। ये होता है। और आखिरी लेसन ये है कि इंडिया के लिए अगर वापस अपना जो सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ वापस पाना है तो कौन से 3 इंग्रेडिएंट है जो नॉन नेगोशिएबल है इसके लिए। तो ये 7 लेसन्स एसेंशियली मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा इस डिस्कशन के थ्रू। पहला जो है कि डोंट बिलीव द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के ऊपर विश्वास मत कीजिए। तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण तो मुझे लगता है कि आर्य आक्रमण सिद्धांत या आर्यन इन्वेजन थ्योरी से आरंभ कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ी फेक थ्योरी है। जी बिल्कुल। तो ये एक पर्सनल स्टोरी है एसेंशियली कि मैं आई थिंक 2016-17 तक मैं इस थियरी में बिल्कुल विश्वास करता था, आर्यन इन्वेजन थियरी। मैं नहीं करता था कभी। मैंने बहुत पढ़े, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत ही गलत है। बुक में हर आर्टिकल में यही कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ। ये जो ऑथर्स जो है, ये बुक्स के बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इसमें बहुत सारे इंडियंस भी है। फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, ए.एल. बैशम, फ्रैंक पिट्सल, रोबिला थापर, इरफान हबीब और बहुत सारे। तो ये सब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम उनको क्यों क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा एटीट्यूड था। 2015-16 के आसपास एक नया न्यूज आया कि 4-5 हजार साल पहले यूरोप में बहुत बड़ा इन्वेजन हुआ था ईस्ट से, पूर्व से। और इन लोग जो इन्वेडर्स थे वो मेल्स थे, पुरुष थे सारे के सारे, हॉर्स राइडिंग पुरुष। और उन्होंने बहुत छोटे समय में यूरोप का पूरा जेनेटिक्स बदल दिया। यूरोप के जो सारे ओरिजिनल मेल्स थे उनका नरसंहार कर दिया, मैसेकर कर दिया, जेनोसाइड कर दिया। और जो फीमेल्स थी यूरोप की, उनके साथ उन्होंने अपने प्रोक्रिएट किया। और आज के जो यूरोपियंस हैं उनके डिसेंडेंट्स हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये न्यूज़ कि इतना बड़ा सच कैसे हमें मालूम नहीं था। क्या बात है यार। थोड़ा डिटेल में इसको एनालाइज किया, थोड़ा वाओ, काफी अच्छी बात बताई। शिट। रिसर्च पेपर्स और बाकी सब। और धीरे धीरे ये जो पूरा ट्रेल है वो मुझे वापस इंडिया में लेके आ गया टू द आर्यन इन्वेजन थियरी। और फिर मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे बहुत अजीब ये दिखा कि जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक्स में, ये सब इन एक्सपर्ट्स के सिर्फ ओपिनियंस है। लेकिन आप अगर एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को देखेंगे रिसर्च पेपर्स में और उन सब जगहों पे, तो एक अलग ही पिक्चर सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम पड़ा कि एक हैप्लो ग्रुप है, मतलब जेनेटिक लीनिएज, एक वंश, ये पैट्रिलिनियल मतलब पौरुषिक मेल वंश है, जिसका नाम है हैप्लो ग्रुप F
M89। ये कुछ 60-70 हजार साल पुराना है और पूरी दुनिया में जो 90% से ज्यादा नॉन अफ्रीकन मेल्स है वो इस एक वंश के वंशज है। क्या बात है। मालूम पड़ा कि ये वंश 60,000 ईयर्स के आसपास इंडिया में ये उत्पन्न हुआ था। ये वंश मतलब ये इंडियन लीनिएज है। क्या बात है। 70,000 ईयर्स पुराना। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि दो हैप्लोग्रुप्स है, हैप्लोग्रुप M और N, ये मैट्रिलिनियल फीमेल लीनिएजेस है। मोर देन 95% जो नॉन अफ्रीकन महिलाएं हैं इस दुनिया में वो इन दोनों वंश के डिसेंडेंट्स हैं और ये भी कुछ 65-75,000 ईयर्स पहले इंडिया में ही निकला था। तो इंडिया ओरिजिनल फाउंडर जोन है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। वाओ। जो हमारे पूर्वज 70-80 साल पहले, 1000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे जो मानते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में अपना फाउंडेशन किया, इंडिया में सबसे बड़ा फाउंडर जोन बनाया और फिर इंडिया से ये लोग सब जगह निकले पूरे यूरेशिया में, यूरोप में और एशिया में, और कुछ माइग्रेशन वापस इंडिया में, अफ्रीका में भी हुए। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि पिछले 10-15 हजार साल में इंडिया के अंदर बहुत ही कम नेग्लिजिबल आउटसाइड जेनेटिक फ्लो है इनटू इंडिया पिछले 10-15 हजार साल में। ये भी मालूम पड़ा जेनेटिक्स पेपर से कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के लोग जेनेटिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं। स्किन कलर ये सब तो बाहरी चीज़ है, वो क्लाइमेट की वजह से होती है, लेकिन जेनेटिकली कुछ डिफरेंस नहीं है। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो सेटलमेंट है अबाउट 10,000 साल पुराना है अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग। बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन था, बहुत कुछ था। और ये कल्चरल कंटिन्यूटी का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत है। मतलब जो आज इंडिया में जो कल्चर है वो 5-6-7 हजार साल पहले भी उसी कल्चर का कंटिन्यूएशन था उस टाइम पे। तो ये कल्चरल कंटिन्यूटी, ये ब्रोकन नहीं है। फॉर एग्जांपल यूरोप में जो ये इन्वेजन हुआ 5,000 साल पहले, तो क्लियरली आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको दिखता है कि कुछ अलग हो गया है। बहुत सारे मैसेकर्स के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारे मास ग्रेव्स मिलेंगे, और अचानक पूरा कल्चर बदल जाता है, पॉटरी बदल जाती है और ये आर्किटेक्चर बदल जाता है। ये अचानक से होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। राइट। तो इंडिया में बहुत हजार साल से कल्चरल कंटिन्यूटी है। बेसिकली अब ये इन्वेजन का जीरो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जीरो एविडेंस। माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है, और आपको लेयर आफ्टर लेयर मिलता है, जेनेटिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिंग्विस्टिक, लिटरेरी, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, ये सब टाइप का एविडेंस मिलता है। और ये सारा का सारा एविडेंस आपको एक ही चीज बोलता है कि इंडिया पिछले 10,000 साल से एक ही कल्चर है। इंडिया में कुछ भी बाहर से इन्फ्लुएंस आया ही नहीं है पिछले 10,000 साल से। तो ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी या माइग्रेशन थियरी है या टूरिज्म थियरी या जो भी बोले आप उसको टू नेशन थियरी तो इस थियरी को बिल्कुल टोटली कॉम्प्रिहेंसिवली ये फॉल्सिफाई करता है ये एविडेंस। तो ये मुझे लेसन नंबर 1 को इसकी वजह से मुझे लेसन नंबर 1 मिला कि हमेशा आप स्केप्टिकल रहे, किसी पर अंधविश्वास न करें, किसी को भी या किसी चीज को अंधविश्वास मत नहीं करें, किसी को हीरो वर्शिप ना करें। एक्सपर्ट्स भी झूठ बोल सकते हैं, एक्सपर्ट्स के भी एजेंडा होते हैं। ट्रस्ट बट वेरीफाई, डोंट ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स। ये लेसन नंबर 1 है। जी हाँ, इसमें तो मैं तो आपको ऐड करूंगा इसमें कि हम तो बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले की या 8,000 साल पहले की, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ही इतिहास फॉल्सिफाई कर दिया, टोटल झूठ बना दिया। आपने देखा कि उसके कारण हमें कितनी समस्या आ रही है आज भी, और किस तरह से नेहरू गांधी का परिमावंटन कर दिया और ये बता दिया कि साहब की दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और ये बता दिया कि साहब की गांधी जी के कारण हमको स्वतंत्रता मिली, जो कि स्वतंत्रता थी ही नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर था। और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से और आईएनए की वजह से वो ऐसा जानते हैं। आईएनए कैसे बनी, उसमें सावरकर का क्या रोल था, उसको हटा दिया गया। आईएनए कैसे बनी, उसमें आपके राष्ट्रबिहारी बोस का, मैं इसकी बात अगली वीडियो वीर सावरकर पे डालने वाला हूँ, तो नहीं पता था। वेट फॉर दैट वीडियो। मुझे भी तो पता नहीं था आईएनए में क्या रोल था, और सुभाष बाबू का वीर सावरकर के साथ में उनका क्या संपर्क था, भगत सिंह का क्या संपर्क था, ये चीजें पता ही नहीं जाती। मतलब ये पिछले 60-70 साल में बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दी, और केवल सैनिटाइज हिस्ट्री दिखाते हैं। एरियोग्राफी किस चीज की,
नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पिछले 500 वर्ष का सबसे बड़ा वायलेंस हुआ, उस नॉन वायलेंस को बताया गया कि सारी बड़ी महान चीज़ है। तो ये जब अभी हो सकता है तो फिर 10,000 साल वाला मतलब आता सामना करना जो किया। तो लेसन नंबर 1, एक्सपर्ट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दे, स्वाध्याय करें। ये बात इन्होंने दूसरा लेसन अपनी 2000 साल पहले की अनुभवलिया वाली वीडियो में कवर करी थी अभिजीत छाबड़ा ने। रोमन साम्राज्य में लेके जाता हूँ, रोमन एम्पायर। तो कुछ 2000 साल पहले रोमन एम्पायर ने काफी सारा यूरोप कॉन्कर कर लिया था, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे जर्मनी। आज का जो जर्मनी है उसके भी बहुत सारे हिस्से इन्होंने कॉन्कर किए थे और ये और कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, उनको पूरा का पूरा विश्व कॉन्कर करना था। ये रोमन साम्राज्य का अल्टीमेट एम था। अब जो जर्मनी में एक रोमन मिलिट्री ऑफिसर था जो जर्मन ओरिजिन का था, मतलब उसका एथनिसिटी जर्मन था, लेकिन वो रोमन मिलिट्री ऑफिसर था। तो उसने बगावत कर दी, उसने रिबेलियन किया, वापस जर्मनी के जंगल में चला गया, फॉरेस्ट में, और उसने सारे के सारे जर्मनिक ट्राइब्स जो थे उनको यूनिफाई किया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन था, बहुत सारा डिवीजन था। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी हमेशा से चलता आ रहा है। तो रोमन्स ने सारे जर्मन ट्राइब्स को अलग अलग कर दिया था और ये आपस में लड़ते रहते थे। तो ये जो आदमी था इसका नाम था आर्मीनियस, जिसको जर्मन में कहते हैं हर्मन। तो इसने बगावत की रोम से। वो रोम का बड़ा जनरल था, लेकिन उसने बगावत की, उसने सारे ट्राइब्स को यूनिफाई कर दिया एक साथ। उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए। और फिर एक बहुत फेमस बैटल था, बैटल ऑफ ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट, जिसमें ये जर्मन लोगों ने आर्मीनियस के लीडरशिप के अंडर 3 बड़ी बड़ी रोमन लीजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिनका लीडर था पुब्लियस क्विंटिलस वारस। तो ये जो वारियन रिलीजन्स थी उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसकी वजह से उसने पूरा रोमन मिलिट्री प्रेजेंस जर्मनी में समाप्त कर दिया। और जो रोमनाइजेशन हो रहा था यूरोप का, तो उस प्रोसेस को जर्मनी में समाप्त कर दिया। क्योंकि अगर आप आज देखेंगे, फ्रांस देखिए, इटली देखिए, इवन यूके देखेंगे आप, तो बहुत सारा आज भी रोमन इन्फ्लुएंस है, भाषा में, कल्चर में, बहुत कुछ में। तो जर्मनी में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बिकॉज ऑफ ये आदमी जिसने रोम को हरा दिया वहाँ पर उस बड़े बैटल में। और ये जो बैटल है बहुत ही डिसाइसिव बैटल है, वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल हिस्ट्री का। इसने रोमन एम्पायर का इवेंचुअल डिक्लाइन और कोलैप्स को प्रेसिपिटेट किया। उस प्रोसेस को इस बैटल ने, इस जंग ने प्रेसिपिटेट किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है। ये साल 9 AD में हुआ था, 9 AD में। और 2009 AD में इस बैटल का 2000वीं वर्षगांठ थी, 2000 ईयर्स। लेकिन अजीब बात यह है कि जर्मनी में किसी ने इस चीज को सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो इसका कारण यह है कि जर्मनी के टेक्स्ट बुक्स में इसकी बात होती ही नहीं है। शिट, क्यों? इतनी महान अचीवमेंट थी और उनका इतना महान आदमी था, लीडर आर्मीनियस, उसके बारे में जर्मनी में किसी को पता ही नहीं था। अभी आज कुछ 2-3 साल पहले कुछ ये मालूम पड़ने लगा है। 1-2 स्टैच्यूज है उसके, और एक नेटफ्लिक्स सीरियल बना है इसके बारे में। इसके लिए आज लोगों को मालूम पड़ा है आर्मीनियस के बारे में। लेकिन ये जर्मनी का सबसे बड़ा जो हीरो है 2000 साल में, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। क्या बात है? 2009 में। तो ये लेसन नंबर 2 है कि आपका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जानेंगे नहीं आपका हिस्ट्री क्या है, तो आप अपने बारे में ही जान नहीं पाएंगे कि आप कौन है, आपके पूर्वज कौन थे, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, आपके देश का हेरिटेज क्या है, इतिहास क्या है। और आप हमेशा दूसरों के कहने पे आप ये उसको बिलीव कर लेंगे। आप लोग बोलेंगे कि आप बिल्कुल यूजलेस हो और आपका हिस्ट्री कुछ है नहीं, तो आप उसको बिलीव करेंगे अगर आप अपना हिस्ट्री जानेंगे नहीं। सो नो योर हिस्ट्री एंड लुक बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं बात कहा जाता है। टेक्स्ट बुक्स आपको हमेशा झूठ बोलते हैं। इंडिया में भी ट्रू है, जर्मनी में भी ट्रू था। तो ये लेसन नंबर 2 है, नो योर हिस्ट्री एंड लुक बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक्स। बिल्कुल। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप चोलास के या चेरा पंड्या, विजयनगर साम्राज्य के, या विजयनगर साम्राज्य हम्पी में, या अहोम के, इनके ये विजयनगरा जो बनाया था उसके राजा का नाम था कृष्णदेव राय। सर्च करना, ऐसे थे जो हमेशा बहुत मजा आएगा पढ़ के। बनाया जाता है, आवंडर, इस तरह का आवंडर बनाया
बनाया जाता है। जैसे कि हम होम डायनेस्टी का था आई थिंक बोरकुरान ऐसे ही था, लचित बोरकुरान। पढ़ना, मैं जानता हूँ इनके बारे में। लेफ्टिस्ट होगा। तो ये हुआ लेसन नंबर 2, अपने इतिहास को स्वाध्याय से चालू। होम डायनेस्टी, लचित बोरकुरान, नंबर 3 विजयनगर में से हमें मिलता है लेसन। कृष्णदेवराय। 5वीं शताब्दी बीसी की बात है। तो ग्रीस में एक पेनिनसुला है साउथ में, जिसको कहते हैं पेलोपोनीस पेनिनसुला। तो वहाँ का जो इवेंट्स है उसके बारे में ये बात करूँगा मैं। तो उस समय में 5th सेंचुरी बीसी में जो ग्रीस था वो एक ही साम्राज्य नहीं था, बहुत सारे अलग अलग सिटी स्टेट्स थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स, और ये हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। उस समय में जो ट्रेडिशनल हेजेमोनिक पावर था, सबसे बड़ा पावर था, वो था स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, वही एक ही फिल्म वाली। उस समय पर बहुत बड़ा ट्रेडिशनल हेजेमोनिक पावर था। लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में एथेंस नाम का जो सिटी स्टेट है वो बड़ा स्टेट होने लगा, उसका पावर बढ़ने लगा 5th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर। अब उस टाइम पे ग्रीस और पर्शिया, ये पार्श्व देश है, उसके साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। जो हक्षामनिश एम्पायर था, अकेमेनिड एम्पायर पर्शिया का, वो काफी एक्सपेंशनिस्ट था, काफी पावरफुल था। तो उन्होंने पूरा एनाटोलियन पेनिनसुला जो है ग्रीस का, जो आज टर्की में है, उसको उन्होंने कॉन्कर किया था, और वो ग्रीस को भी कॉन्कर करना चाहते थे। उस टाइम पर एथेंस ने पर्शिया से लड़ाई की, काफी सारी बैटल्स की, और उनको वापस खदेड़ दिया, उनको रिपल्स कर दिया। और इस प्रोसेस में एथेंस बहुत पावरफुल हो गया। अब एथेंस का पॉपुलेशन स्पार्टा से ज़्यादा था, उनका आर्मी काफ़ी अच्छा था, उन्होंने एक कन्फेडरेशन खड़ा कर दिया, अलायंस खड़ा कर दिया सिटी स्टेट्स का, जो स्पार्टा के खिलाफ खड़ा हो गया। स्पार्टा का भी अलायंस था अलग से पेलोपोनेस पेनिनसुला में, और एथेंस की बहुत वही है क्या, स्पार्टा लियोनाइटिस? आई थिंक वही, या अलग स्टोरी है, 300 से ज़्यादा बताना। ships थे उनके। स्पार्टा के पास एक भी ship नहीं था, और एथेंस इतना पावरफुल हो गया कि वो दूसरे जो सिटी स्टेट्स थे उनसे ट्रिब्यूट एक्सट्रैक्ट करने लगा, मतलब बहुत बड़ा गुंडा बन गया एथेंस। तो ये सिचुएशन था। और फिर इवेंचुअली इन दोनों कन्फेडरेशन के साथ लड़ाई हो गई, एक वॉर शुरू हो गई सेकेंड हाफ ऑफ 5th सेंचुरी बीसी में। ये काफ़ी लंबा वॉर था, 3 से ज़्यादा दशक तक चला ये वॉर। इनिशियली एथेंस ने डोमिनेट किया, उनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, इन्फेंट्री थी, आर्चर्स थे, हॉपलाइट्स थे, अच्छे टैक्टिक्स थे, और बहुत कुछ था, नेवी भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने इनिशियली बहुत डोमिनेट किया। इवेंचुअली स्पार्टा ने अपने टैक्टिक्स चेंज कर दिए, उन्होंने अथेनियन टैक्टिक्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। और फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि स्पार्टा को पर्शिया से भी हेल्प मिल गया, कि मेरा दुश्मन आपका दुश्मन एक है, तो हम साथ में टेम्पररीली अलायंस करके लड़ेंगे उससे। तो स्पार्टा को ये पर्शिया से भी हेल्प मिला, और इवेंचुअली एट द एंड स्पार्टा ने एथेंस को इन्वेड किया, ऑक्यूपाई किया, और अथेनियन डोमिनेंस का जो पीरियड था उसको खत्म कर दिया। और फिर एक सदी के बाद एथेंस फिर से आया, लेकिन ये दूसरी बात है। तो उस समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन था थ्यूसिडाइडिस, जो एथेंस का हिस्टोरियन था। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक इमर्जिंग पावर एक एस्टैब्लिश्ड पावर को डिस्प्लेस करने को थ्रेटन करता है, तो वॉर मतलब लड़ाई, युद्ध होना इनएविटेबल है, लड़ाई होती ही है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस चीज़ को ये जो लेसन है, ये लेसन नंबर 3 है, इसे कहते हैं थ्यूसिडाइडिस ट्रैप। कि जब एक एस्टैब्लिश्ड हेजेमोनिक पावर है और एक नया राइजिंग पावर उभरता है, तो इनएविटेबल है कि ये दोनों वॉर पे जाएंगे। और ये आज भी रिलेवेंट है जियोपॉलिटिक्स में। आज भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस प्रिज्म से दुनिया को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आज यूएस एस्टैब्लिश्ड पावर है और चाइना इमर्जिंग पावर है। सही बात। मोस्ट लाइकली किसी न किसी प्रकार में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, वेदर इट इज हॉट वॉर और वॉर बाय अदर मींस, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। अभी ऑलरेडी हो गया है, फॉर एग्जांपल ट्रेड वॉर और बहुत कुछ। तो ये लेसन नंबर 3 है, वॉर इनएविटेबल है जब ऐसा सिचुएशन आता है। इसे कहते हैं थ्यूसिडाइडिस ट्रैप। चाइना की ऐसी की तैसी, सारा दिमाग खराब कर दिया है, चाहे वो इंडिया हो या यूएस। भारत में भी आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे लगातार जो परिवर्तन होते रहे हैं, नंदवंश से लेके मौर्य वंश बना, मौर्य वंश से लेके फिर उसके बाद उसका जो पतन हुआ अशोक के कारण, अशोक द ग्रेट जिसको बोलते हैं, अशोक द ग्रेट, उसके बारे में मैं जानता हूँ एक चीज़। अशोक उस मौर्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो लगातार देखिए, औरंगजेब को देख लीजिए किस तरह से। तो ये है
war is inevitable. औरंगजेब तो बहुत क्रूअल आदमी था, वो साले की तो बक 2 कौड़ी की इज्जत न करे कोई। Power in decline. Next. नेक्स्ट लेसन, यस, नेक्स्ट लेसन नंबर 4, उसके लिए हम नेपोलियनिक ईरा में जाएंगे जो काफ़ी रिसेंट है एक्चुअली। तो श्री नेपोलियन बोनापार्ट 18th सेंचुरी के एक शासक ही, 18th एंड 19th सेंचुरी के। उनका जन्म हुआ था कॉर्सिका नाम के आइलैंड में 1769 में। अब उस समय कॉर्सिका जो आइलैंड है वो फ्रांस का नहीं था, वो उस समय इटली का था। और फिर जो इटालियंस थे उन्होंने इस आइलैंड को फ्रांस को बेच दिया। तो लेकिन जो उस आइलैंड के जो लोग थे वो कॉर्सिकन्स थे, अपने आप को इटालियन समझते थे। सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, उन्होंने रेजिस्ट किया फ्रेंच ऑक्यूपेशन को। और नेपोलियन के जो पिताजी थे उन्होंने फ्रेंच एम्पायर से रिबेलियन किया, उन्होंने उनसे लड़ाई की, लेकिन इवेंचुअली वो हार गए और उन्होंने अपना पीस कर दिया फ्रेंच से। और उन्होंने ऐसा अच्छा पॉलिटिक्स खेला कि वो कॉर्सिका के एम्बेसडर बन गए फ्रांस में, टू द एम्परर ऑफ फ्रांस, पेरिस में। उन्होंने अच्छा प्ले किया, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसकी वजह से फिर वो नेपोलियन को एक अच्छे मिलिट्री स्कूल में भर्ती कर पाए फ्रांस के अंदर। नेपोलियन मैथमेटिक्स और लॉजिक और टैक्टिक्स और इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे थे उनका। लेकिन ये प्रॉब्लम था कि वो फ्रेंच अच्छे से बोल नहीं पाते थे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इटालियन एक्सेंट था, कॉर्सिकन एक्सेंट था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बुलिंग हुआ। लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल थे, तो उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में। और उनके जो ट्यूटर्स थे, टीचर्स, उन्होंने कहा कि आप आर्टिलरी या नेवी में ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपका लॉजिक और जियोमेट्री और ये सब बहुत अच्छा है। तो नेपोलियन अपने आप को फ्रेंच तो नहीं मानते थे, तो उन्होंने एक्चुअली एक्टिवली कंसिडर किया कि मैं यूके की रॉयल नेवी ज्वाइन करूँ। लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने फ्रांस में आर्टिलरी डिवीजन को ज्वाइन किया। ये कुछ 1780s के बीच की बात है। अब लेकिन तब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 में, तो कुछ साल के लिए नेपोलियन वापस कॉर्सिका चले गए और फिर 1790s में उन्होंने रिजॉइन किया अपना रेजिमेंट, अपने आर्मी को फ्रांस में। और तब क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, मोनार्की को उन्होंने खदेड़ दिया था और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वहाँ पर। लेकिन एक सिटी था वहाँ पर जिसका नाम है टूलोन, ये मेडिटेरेनियन कोस्ट पर सिटी है टूलोन आपका। वहाँ पर अभी भी रॉयलिस्ट फोर्सेस का कब्जा था और वहाँ पर जो हार्बर है उस सिटी का, वहाँ पर रॉयल नेवी थी यूके की, जो इस रेवोल्यूशन, इस रॉयलिस्ट फोर्स को सपोर्ट दे रही थी। तो नेपोलियन एक यंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने टूलोन के शहर के नॉर्थ में एक पहाड़ है, उसको उन्होंने स्केल किया अपने आर्टिलरी, अपने कैनन के साथ। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन उन्होंने किया और वहाँ से उन्होंने रॉयल नेवी को टारगेट किया उस ऊपरी जगह से। और इसकी वजह से रॉयल नेवी को जाना पड़ा और टूलोन को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। और इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन है वो बच गया। और इन एक्शंस के कारण नेपोलियन काफ़ी फेमस हो गए। और फिर 1-2 साल बाद उन्होंने रेवोल्यूशन को फिर से बचाया पेरिस के अंदर ही। पेरिस में एक जैकोबिन रिवोल्ट चल रहा था जो रेवोल्यूशन को एंड करना चाहता था। तो उनके खिलाफ नेपोलियन ने एक्शन किया पेरिस के अंदर ही। उन्होंने आर्टिलरी फायर किया और 1400 लोगों को मार दिया उन्होंने। अरे बाप रे! काउंटर रेवोल्यूशनरीज को। और इसकी वजह से और फेमस हो गए और प्रोमिनेंट हो गए। और नेपोलियन को फिर आर्मी ऑफ इटली के चार्ज में रख दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि रेवोल्यूशन में फ्रांस का काफ़ी सारा टेरिटरी इटली में था जो चला गया था। रेवोल्यूशन ऐसा होता है कि काफ़ी सारा नुकसान होता है देश को। तो नेपोलियन फिर इस आर्मी ऑफ इटली के जनरल बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की और फ्रांस की सारी टेरिटरी वापस अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद नेपोलियन इजिप्ट चले गए, इजिप्ट, मिस्र। उनका मकसद था, उनका पर्पस था कि जो ब्रिटेन के जो ट्रेड रूट्स थे इंडिया के साथ, भारत के साथ, उनको कट ऑफ कर देना चाहते थे और इवेंचुअली वो इंडिया में ही अपना ये कॉलोनाइजेशन करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने बुच्चर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के साथ एक अलायंस किया था। तो नेपोलियन इजिप्ट चले गए, वहाँ पर उनको इनिशियल सक्सेस मिला, काफ़ी 2-3 अच्छी बैटल्स लड़ी और उनको काफ़ी सक्सेस मिला। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है वो वहाँ पहुँच गई अंडर एडमिरल नेल्सन और उन्होंने पूरी की पूरी फ्रेंच नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे! और इसकी वजह से ये थोड़ा डिजास्टर सिचुएशन हो गया। तो नेपोलियन फिर वहाँ से भागे, सीरिया और दमास्कस के थ्रू वापस फ्रांस आए और फिर उन्होंने पेरिस में आकर एक कू कर दिया, एक कू इंजीनियर किया और वो फ्रांस के डिक्टेटर बने। ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया फटाफट जल्दी
और उन्होंने अपने आप को डिक्टेटर फॉर लाइफ का टाइटल उन्होंने अपने आप को दे दिया और वो रॉयल पैलेस में बैठ गए। ये 1799 की बात है। और उसके 4 या 5 साल के बाद उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर प्रोक्लेम कर दिया। क्या बात है। और जो पोप है पोप ने उसको नेपोलियन को कोरोनेशन किया और 1805 में वो एम्परर ऑफ इटली भी बन गए। ओह वाह। ये इतनी सरप्राइजिंग बात है कि 19 साल में नेपोलियन बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी से एम्परर के पोजीशन तक पहुंच गए। वो फ्रेंच भी नहीं थे, वो कॉर्सिकन थे। फिर भी सिर्फ 19 साल में फ्रॉम नोबडी ही वेंट टू एम्परर। तो ये लेसन नंबर 4 है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, अगर आप में वो क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लेसन नंबर 4 है। Like the Roman occupation of India. Okay, so that's point number 4. And point number 5. पॉइंट नंबर 5 भी नेपोलियन का ही है। तो अभी ये एम्परर ऑफ फ्रांस बन गए, फिर एम्परर ऑफ इटली बन गए। 19 साल में इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट कर लिया। अब ये जो सक्सेस इतना सारा उनको मिला था वो उनके सर पर चढ़ गया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं पूरी दुनिया को कांकर करूंगा। उन्होंने सबसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूके ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई करनी शुरू कर दी। रशिया को अपना एनिमी बना दिया, ऑस्ट्रिया को एनिमी बना दिया, रशिया को एनिमी बना दिया। सब उनके दुश्मन बन गए क्योंकि उनका इतना ज्यादा एम्बिशन था और ये इतने रैश थे। और फिर 1815 की बात है, एक बहुत फेमस बैटल हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें 3 आर्मीज साथ में मिली उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध। और फिर उनकी उसमें इस बैटल में उनकी पराजय हो गई। और फिर उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया, बंदी बना दिया और उनको सेंट हेलेना आइलैंड में एग्जाइल पे भेज दिया, अटलांटिक ओशन के बीच में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई 1821 में नेपोलियन की। तो ये लेसन नंबर 5 है कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे तो आप में कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, आपकी पराजय निश्चित है। सही बात है। क्योंकि एम्बिशन अच्छी लाइक रावण, लेकिन जो सक्सेस है वो छोटी छोटी चीजों पर निर्भर होती है। रावण was very successful, very big devotee of Lord Shiva, very successful, but overconfidence destroyed him. सक्सेस निर्भर होती है, नॉट बिग ब्रिलियंट आइडियाज। ब्रिलियंट आइडियाज अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको उसको अच्छे से प्लान नहीं करेंगे, अगर आप पूरा समय नहीं लेंगे तो आपकी पराजय निश्चित है। Right. लेसन नंबर 5 है कि कितना भी आप ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप हार जाएंगे। Well into what we might say, the decline and fall of the Roman Empire in India. You could say that, yes. Okay. Number 6. Okay, lesson number 6. Lesson number 6 एक more general lesson है. For example, अगर आप जाएंगे 12वीं सदी में मंगोलिया में, श्री जंगिस खान की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1160 के आसपास एक लड़के का वहाँ पर जन्म हुआ था मंगोलिया में, उसका नाम था तेमुजिन। उस समय बहुत फ्रैगमेंटेड था मंगोलिया, सारे के सारे अलग अलग ट्राइब्स थे जो अपने आप से एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। तो ये जो लड़का था तेमुजिन, उसका चाइल्डहुड काफ़ी हार्ड था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसको, बहुत साल तक उसको स्ट्रगल करना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी की सारी ट्राइब्स थी जो मंगोलिया की, उनके साथ उसने लड़ाई की, उनको एक के बाद एक परास्त किया और अपने किंगडम में उनको शामिल किया। और जब वो अपने 40s में था, 44, 45, 46 के आसपास की उम्र थी उसकी, तब उसने सारी की सारी मंगोलियन ट्राइब्स को परास्त कर दिया था और उसने एक यूनिफाइड मंगोलियन किंगडम एस्टैब्लिश किया। और इन सारे ट्राइब्स ने उसको टाइटल दिया चिंगिस खान का, मतलब ग्रेटेस्ट रूलर, ओशियानिक रूलर। Oh, I guess the video has ended. जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं बनाया है, मैंने इस वीडियो को ब्रेक करके बनाए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैं जानता हूँ कि अमित छाबड़ा पहले से ही बड़े ही इंटरेस्टिंग इस हिस्टोरियन है, बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं,
समथिंग दैट यू डोंट रियली हेयर ऑन द सोशल मीडिया, या आप उसे किताबों में नहीं पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई थी, ये इन्होंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताया हुआ था, तो वो मुझे याद आया। द फर्स्ट थिंग दैट अमित छाबड़ा हैज सेड, वो चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी जो है ना अपनी वीडियो में, जो है द वीडियो बाय रणवीर अहलूवालिया इन द बियर बाइसेप शो, उस पे उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। तो आई थिंक या दैट काइंड ऑफ पॉइंटेड मी आउट एज वेल। एंड आई थिंक अभिजीत छाबड़ा ने जैसे नेपोलियन की हिस्ट्री सुनाई कि कैसे वो निकाल के वहाँ से ओवर पावर होते होते एक पावरफुल बन गया, फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पावर जो है डिक्लाइन हो गई और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और उनकी काफ़ी लोगों से लड़ाई हुई। So far so good. I would say that the video is really amazing. I think there is still some part has left. I won't give my opinion now. I will definitely give my opinion when I will end up watching all the clips. But for now, I would say that it's an amazing story. It's an amazing history told by this amazing gentleman called the Vijit Chavda. He is very knowledgeable. We need to, we need to, protect this man as much as we can. I love watching his videos. He's very knowledgeable. That's what I have to say. इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी किताबों में जो बड़े बड़े हीरो की कुर्बानियाँ गई हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो उनकी कुर्बानियाँ हम याद रखें, हिस्ट्री किताबों में हो, इन सब में हो, यही बहुत ज़रूरी है। सो फार सो गुड, आई मीन आई एम प्रीटी हैप्पी। बट अगर आपको अभिजीत छाबड़ा ने की एक और वीडियो देखनी है 10 स्टोरीज अबाउट इंडिया, जो कि आपने सुना नहीं होगा, वेरी शॉकिंग बाय रणवीर अहलूवालिया, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। भाई तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। ऑलराइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।